पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 27। चर्चा संख्या 27 में आज हम चर्चा करेंगे कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख। उस नियम पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि मैंने एक अभियान जारी किया है, शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी लिखो। हम आह्वान करते हैं कि आप लोग भी हमारे इस मुहिम में शामिल हो और शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी लिखो को सफल बनावें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम घ। नियम जानने से पहले हम मूल मंत्र जान लें। मूल मंत्र है, वाक्य में यदि भिन्न भिन्न लिंग और वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता आए हों तथा वे और जैसे संयोजक अव्यय से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में रहती है। वहाँ स्पष्ट कर दिया कि अगर वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन के विभक्ति रहित कर्ता आए हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में रहती है। नियम घ का मूल मंत्र कहता है कि वाक्य में यदि भिन्न भिन्न लिंग और वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता आए हों तथा वे अथवा या वा जैसे विभाजक अव्यय से युक्त हों तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन में रहेगी। वहां पर क्या था कि भिन्न भिन्न लिंग और वचन के कर्ता और द्वारा जुड़े हुए थे, इसीलिए क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में आई थी। अब यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न लिंग और वचन के विभक्ति रहित कर्ता हैं किंतु विभाजक अव्यय से अर्थात अथवा या वा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जैसे श्याम की 5 दरियां अथवा 1 कंबल बिकेगी। यहां देखिए कौन बिकेगी, तो 5 दरिया अथवा 1 कंबल। यहां देख लिए 5 दरियां और 1 कंबल है किंतु बीच में अथवा जुट गया। अथवा होने से क्या हो गया कि ये अलग और ये वाक्य अलग है। श्याम की 5 दरियां बिकेगी, श्याम की 1 कंबल बिकेगी। ये 2 वाक्य मिल करके बीच में अथवा देने से ये 2 वाक्य है जिसे मिलाया गया है। तो जो अंतिम कर्ता है उसी के लिंग और वचन की क्रिया आएगी। अथवा के अंतिम क्रिया 1 कंबल है, 1 कंबल 1 वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया भी 1 वचन स्त्रीलिंग में आई है, बिकेगी। ई जो है सो स्त्रीलिंग का प्रतीक है और इसमें अनुस्वर नहीं है, इसीलिए ये 1 वचन में है। उसी तरह से वहां 1 लड़का या 1 लड़की थी। कौन थी, तो 1 लड़का या 1 लड़की। क्योंकि बीच में यहां पर या विभाजक अव्यय जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 लड़का इस क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये क्रिया अंतिम कर्ता अर्थात 1 लड़की के लिंग और वचन के अनुसार होगी। क्योंकि लड़की 1 वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया भी 1 वचन स्त्रीलिंग में आई है। देखिए थी में अनुस्वर नहीं है, इसीलिए 1 वचन में है और थी जो है सो स्त्रीलिंग का प्रतीक है। अब इस तरह का अन्य वाक्य ले सकते हैं, उसके तन पर न जामा था न खाने को रोटी। इसमें भी 2 वाक्य है जो नौ विभाजक अव्यय द्वारा जुड़ा हुआ है। तो पहले है ये क्रिया जो है था, यह जामा के साथ है, इसीलिए जामा के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया होगी। और चूंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, नौ के बाद कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए इस रोटी के लिंग वचन का प्रभाव इस क्रिया पे नहीं पड़ेगा। हम इस वाक्य को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, उसके तन पर जामा नहीं था, उसके खाने को रोटी नहीं थी। ये 2 वाक्य है। तो चूंकि ये था जो है ये जामा के साथ है, इसीलिए ये क्रिया जो है जामा के लिंग वचन के अनुसार आई है। इस रोटी के लिंग वचन का कोई प्रभाव इस क्रिया पे नहीं पड़ा है। देखिए और अन्य वाक्य है, उसकी आंखों में न आंसू न होठों पर क्रंदन था। ये देख लीजिए, ये था क्रिया जो है इस क्रंदन के साथ है, इसीलिए इस क्रंदन के लिंग वचन के अनुसार ही ये क्रिया होगी। इस आंसू का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? नौ विभाजक अव्यय है जो 2
वाक्य को आपस में जोड़ रहा है, अर्थात उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके होठों पर क्रंदन न था। ये दो वाक्य है, ये दोनों वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बना है, उसकी आंखों में न आंसू न होठों पर क्रंदन था। ऐसे वाक्य की बनावट बदल देने से क्रिया पहले कर्ता के अनुसार हो जाती है, अर्थात निकटतम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया हो जाती है। उसी वाक्य को देखिए प्रसाद जी ने अलग ढंग से लिखा है। उसकी आंखों में न आंसू थे। आंसू जो है, आंसू हर हमेशा बहुवचन पुल्लिंग रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि आंसू, अक्षत, दर्शन, चरण, समाचार वगैरह वगैरह ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हर हमेशा बहुवचन पुल्लिंग रूप में होता है। आंसू बहुवचन पुल्लिंग रूप में है, इसीलिए यहाँ पर थे का प्रयोग हुआ है, बहुवचन पुल्लिंग रूप का प्रयोग हुआ थे। अब दूसरा वाक्य जो है, न होठों पर क्रंदन, अर्थात इस क्रंदन के लिंग और वचन का प्रभाव इस थे पर नहीं पड़ा है, ये सिर्फ आंसू के लिंग और वचन का प्रभाव है। ये